हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 के लिए एनसीईआरटी की जो थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो कंटिन्यू करेंगे। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारा ज्योग्राफी से होने वाला है और जिसका टाइटल है मानचित्र यानी मैप। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 के पीवाईक्यू डिस्कस कर चुके हैं और आज हम चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे। आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म आपके आ चुके हैं, जो कि 3 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक फिलअप किए जाएंगे। और इसके बाद आपकी एग्ज़ाम डेट भी दी गई है 21 जनवरी 2024। तो आपके पास अब लिमिटेड टाइम है जिसमें आपको बहुत अच्छा करना है, क्योंकि सीटेट का रिजल्ट आप लोग देख चुके हैं पेपर 2 में कितना कम रिजल्ट रहता है। और एसएसटी के लिए आप लोग मेरे चैनल पे बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। आपको 60 में से 50 प्लस मार्क्स मैं गेन करवाऊंगी। आप लोग अच्छे से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। अब से हम लोग जो चैप्टर्स छोटे हैं उनकी थ्योरी और पीवाईक्यू एक ही वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और जो चैप्टर्स बड़े हैं एक वीडियो में उनकी थ्योरी और दूसरे में उनके पीवाईक्यूज डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आज का चैप्टर हमारा छोटा है, इसके हम थ्योरी और पीवाईक्यू दोनों ही डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मानचित्र होता क्या है। तो मानचित्र जो है किसी भी चीज़ का 2D रिप्रेजेंटेशन होता है, जबकि इससे पहले चैप्टर में हमें पृथ्वी के 3D रिप्रेजेंटेशन यानी ग्लोब के बारे में हमने पढ़ा था। तो चलिए देखते हैं। पहला ही इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है वो ग्लोब का आता है, जो पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण है। और ये पृथ्वी की आकृति का जो है 3D रिप्रेजेंटेशन है। आपसे पूछे कि ग्लोब क्या है, तो ग्लोब जो है वो पृथ्वी की आकृति का 3D रिप्रेजेंटेशन है। और मानचित्र किसी भी स्थान का अध्ययन करने के लिए उपयोगी होता है। तो मानचित्र में हम किसी भी स्थान को शामिल करते हैं और ग्लोब में केवल पृथ्वी को। अब मानचित्र 2D रिप्रेजेंटेशन होता है, ये भी आपको याद रखना है। 2 डायमेंशनल यानी कि 2 सतह और 3 सतह ये ग्लोब होता है। अब मानचित्र के बारे में देखते हैं। मानचित्र यह पृथ्वी की सतह या इसके भाग का पैमाने के माध्यम से, देखिए यहाँ पे इसके लिए माध्यम भी दिया गया है जो है पैमाना, पैमाने से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। और एटलस क्या होता है? एटलस कहलाती है हमारी मानचित्रों से बनी हुई पुस्तक। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, जब हमसे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं तो हमारे अक्सर करके रॉन्ग हो जाते हैं। अब एक नोट भी दिया हुआ है, मानचित्रों से हम ग्लोब की अपेक्षा अधिक अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। तो आपसे स्टेटमेंट्स में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये याद रखना है कि मानचित्र से हमें ग्लोब की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त होती है। अब मानचित्र के टाइप कितने होते हैं? तो मानचित्र हमारे 3 टाइप के होते हैं, भौतिक, फिजिकल जिसको बोलते हैं, राजनीतिक और थीमेटिक। तो भौतिक मानचित्र या इसका एक नाम और है उच्चावच मानचित्र। इसका प्रयोग जो है वो प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक आकृतियों को दिखाने के लिए किस मानचित्र का प्रयोग किया जाता है, और ये किया जाता है आपके भौतिक या उच्चावच मानचित्र का। दूसरा आता है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र से हम लोग राज्यों, शहरों, नगरों, गांवों या विश्व के विभिन्न देशों की सीमा दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्राकृतिक आकृतियों के लिए भौतिक, राज्यों की सीमा दर्शाने के लिए, टेरिटरी दर्शाने के लिए कि किसकी टेरिटरी कहाँ तक है, उसके लिए राजनीतिक मानचित्र। और थीमेटिक, थीमेटिक जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, किसी विशेष थीम से रिलेटेड, यानी कि कोई भी एक विशेष थीम आपने ले ली। जैसे कि हम लोग कई बार करते हैं कि ये कोयले के क्षेत्र हैं, ये खनिजों के क्षेत्र हैं, या ये वर्षा है, यहाँ पे सड़क है, ये इस गांव का मानचित्र है, ये इस सिटी का है, ये कॉलोनी का है। तो ये जो आप देखते हैं ये थीमेटिक मानचित्र हमारे थीमेटिक मैप्स होते हैं। तो किसी विशेष जानकारी को प्रदान करने वाले मानचित्र जो है आपके थीमेटिक मैप्स कहलाते हैं। जैसे सड़क का मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन या उद्योग के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। तो आपको लग सकता है कि वन के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र जो है आपके भौतिक मानचित्र हो सकते हैं। तो ये भौतिक नहीं होंगे, ये आपके अगर किसी विशेष स्थान से रिलेटेड है तो ये आपके थीमेटिक होंगे। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में बने हैं वो बने हुए हैं मानचित्र यानी मैप के कंपोनेंट से,
कि मैप के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं या कौन सा मैप का कंपोनेंट नहीं है। तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है कि मैप के 3 कंपोनेंट होते हैं, पहला डिस्टेंस, दूसरा डायरेक्शन और तीसरा जो है वो होता है प्रतीक। तो दूरी, दिशा और प्रतीक, ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो मानचित्र के होते हैं। पहले कंपोनेंट को देख लेते हैं। पहला कंपोनेंट है आपका दूरी, और दूरी का जो मापन किया जाता है ये किया जाता है पैमाने के माध्यम से। तो मानचित्र क्या होता है, मानचित्र पैमाने के माध्यम से जो रिप्रेजेंटेशन होता है वही होता है। तो मानचित्र पर दूरी दर्शाने के लिए पैमाने का प्रयोग किया जाता है। और पैमाना क्या होता है, पैमाना होता है स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात। यानी कि मानचित्र पे अगर 5 सेंटीमीटर को 1000 रियल किलोमीटर के बराबर दिखाया गया है तो ये हमारा पैमाना होता है। इससे आपके थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि एक मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर को 100 किलोमीटर के बराबर दिखाया गया है और 2 स्थानों के बीच की दूरी दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो उन 2 स्थानों के बीच की दूरी, वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। तो चूंकि ये 5 का 4 गुना है तो यहाँ भी 4 गुना ही हो जाएगा। तो यानी 400 किलोमीटर उन 2 स्थानों के बीच की दूरी होगी। इस तरह के क्वेश्चंस अब जो है लेटेस्ट पैटर्न में आपके बन रहे हैं, तो इस पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। दूसरा कंपोनेंट है आपका दिशा। 4 दिशाएं सभी को पता है, इधर पूर्व होती है, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण। हमेशा मैप को हम लोग इसी तरह से देखते हैं कि आपके राइट हैंड साइड जब आप मैप की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो इधर पूर्व होती है, लेफ्ट हैंड साइड पश्चिम, और आपके सिर की तरफ उत्तर और पैरों की तरफ दक्षिण दिशा। आप मैप को ऐसे ही पढ़ते हैं। तो चित्र में प्रदर्शित 4 मुख्य दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधान दिग्बिंदु क्या होते हैं। तो चित्र में प्रदर्शित 4 मुख्य दिशाएं। मानचित्र पर दिशाओं के माध्यम से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। दिशा सूचक या दिक् सूचक नामक यंत्र से मुख्य दिशाओं का पता लगाते हैं। और ये होता क्या है, तो इसमें एक चुंबकीय सुई लगी रहती है। और चुंबक का आप सभी को पता है कि चुंबक में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आप चुंबक को किसी भी धागे से बांध के लटका दीजिए, वो हमेशा जो उसकी स्थिति रहेगी वो नॉर्थ एंड साउथ पोल के साइड ही रहेगी। इसी कारण से जो है हम दिशा सूचक यंत्र से दिशाओं का सही पता लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें होती है आपकी चुंबकीय सुई, और जो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर होती है। तो ये याद रखना है। इसके बाद आता है प्रतीक। प्रतीक क्या होते हैं? विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से विभिन्न स्थानों को दर्शाया जाता है। विभिन्न स्थानों तथा आकृतियों के लिए निश्चित अक्षरों, छायाचित्रों, रंगों, चित्रों और रेखाओं का दर्शाया जाता है। जैसे कि पानी को नीले रंग से, तो आप अगर कोई मानचित्र देख रहे हैं और वहाँ पे नीले रंग का प्रयोग हुआ है तो वहाँ पे पानी को दर्शाया गया है। भूरे रंग से पर्वत को, पीले रंग से पठार को और हरे रंग से मैदान इत्यादि को दर्शाया जाता है। जब इनसे क्वेश्चंस बनते हैं ना सीटेट में, तो हमें लगता है कि ये पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, लेकिन ये एनसीईआरटी से ही बने हुए हैं। इन प्रतीकों का उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, यानी कि इन सबको मिला के ये पूरे विश्व में एक ही तरह के होते हैं। अगर कहीं नीला रंग दिखाया गया है तो पूरे विश्व में उसको पानी का प्रतीक ही माना गया है, इसका कहना ये है। और ये क्या है? यही रूढ़ि प्रतीक मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मानचित्रों की विश्वव्यापी भाषा कौन सी होती है? तो ये होती है रूढ़ि प्रतीक, या फिर खाली प्रतीक भी आप बोल सकते हैं। अब रेखा चित्र, यह पैमाना न होकर याददाश्त तथा स्थानीय प्रक्षेपण पर आधारित होती है, जो कि एक कच्चा आरेख होता है जो बिना पैमाने के खींचा जाता है, और इसे हम रेखा चित्र, मानचित्र कहते हैं। ये सब एनसीईआरटी में गिवन है। आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं कहाँ से पढ़ा रही हूँ मैं। इसके बाद आता है खाका। तो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र, यानी कि अगर आप किसी विलेज को एक मानचित्र में दर्शाना चाहते हैं तो ये एक छोटी जगह हो गई जिसको कि आप बड़े मानचित्र पर दर्शा रहे हैं, इसी को हम कहते हैं खाका। जैसे कि आपके मकान का जो खाका होता है, वो जैसे मकान का अगर आपके नक्शा है तो वो भी खाका ही होता है। अब हम इस चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो बन रहा है वो मानचित्र की भाषा से बन रहा है। देखिए फ्रेंड, मानचित्र से क्वेश्चन जितने भी बनते हैं इसी चैप्टर से बनते हैं, और मैंने आपको 3 मेजर कंपोनेंट्स बताए हैं मैप के। पहला दूरी, डिस्टेंस, डायरेक्शन और प्रतीक।
तो जो प्रतीक होते हैं ये मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होते हैं, एक सर्वव्यापी भाषा होते हैं। और इसी से पहला क्वेश्चन आपका फॉर्म हुआ है कि मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। तो इसको हम कौन सी भाषा से समझ सकते हैं? वर्णमाला द्वारा नहीं, सारी लैंग्वेज में अलग अलग अल्फ़ाबेट होते हैं, तो सब जगह एक ही तरह की लैंग्वेज यूज नहीं होती जिसको आप यूनिवर्सल लैंग्वेज कह सकें। रेखा चित्र तो मैंने आपको बताया कि किसी छोटे स्थान को बड़े पैमाने पर दर्शाने के लिए रेखा चित्र का प्रयोग किया जाता है। विषय संबंधित मानचित्र थीमेटिक मानचित्र होते हैं, थीमेटिक मैप होते हैं जो किसी पर्टिकुलर थीम से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है वो होती है रूढ़ि चिन्ह या रूढ़ि प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 2, ये इनमें से आपको एक किसी तीर पे एक दिशा बतानी है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा तीर दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है, और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है दक्षिण पूर्व दिशा। मैंने आपको 4 मेजर डायरेक्शंस जो हैं वो बताई थी मैप में। तो पहले इधर ईस्ट आ जाती है, आपके राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट आ जाती है, आपके सिर की तरफ जो है वो नॉर्थ आ जाती है, और आपके फीट की साइड आ जाती है साउथ। और आपको बताना है साउथ ईस्ट, यानी इन दोनों के बीच की दिशा। तो यहाँ पे आपका जो डी बिंदु है यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 कहलाता है आपका, सॉरी फ्रेंड्स, 3 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है आपका कि मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है। तो मानचित्र पे अगर आप किसी स्थान को दर्शा पा रहे हैं, मतलब आपसे एक मानचित्र दे दिया और आपसे कहा गया कि फला नदी को दर्शाइए, तो ये आपकी होती है ज्ञान, समझ और आपके एप्लीकेशंस। इन तीनों से जो आपका बनता है वो बनता है आपका स्किल। तो ये रिलेटेड है आपकी स्किल से कि आप किसी विशेष स्थान को मैप पे दर्शा पाते हैं या नहीं दर्शा पाते हैं। तो ये आपके अंदर की होती है स्किल। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बन रहे हैं, ये एक नया पैटर्न सीटेट का आ रहा है जो लगातार इससे क्वेश्चंस बढ़ते ही जा रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया। ये रिलेटेड है पैमाने से। एक मानचित्र पर एक ऐसा पैमाने का प्रयोग किया गया है जिसमें मानचित्र में 1 सेंटीमीटर को धरती पर 20 मीटर के बराबर दर्शाया गया है। यदि मानचित्र पर 2 स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो उनके बीच की वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए, या उनके बीच की वास्तविक दूरी बताइए। तो 1 सेंटीमीटर बराबर तो है 20 मीटर के, और 1 का 5 गुना मतलब 5 सेंटीमीटर, तो इसका भी 5 गुना हो जाएगा। तो 20 × 5 आता है आपका 100 मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, और आप थोड़ा सा एफर्ट लगा के इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है आपका कि कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो कक्षा में अगर आप मानचित्र का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे क्या होता है? तो यह एक 3 आयामी साधन है, जबकि हम 2 आयामी दुनिया में रहते हैं। बिल्कुल गलत है। मानचित्र 2 आयामी है, 2D है, जबकि दुनिया 3D है। मैंने आपको बताया कि पृथ्वी का जो रिप्रेजेंटेशन है 3D वो ग्लोब है, और हम लोग भी 3D होते हैं। तो ये मानचित्र 2D है और हम लोग 3D हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा विकसित करने के लिए मानचित्र एक आवश्यक सामग्री है। ये सही तो है, लेकिन पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि जो मानचित्र है ये समय की अवधारणा तो करता ही है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ये करता है। ये आपको दिशा, संकेत, आपको भू आकृति, रंगों का प्रयोग, अलग अलग चीज़ें भी सिखाता है, और चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे क्वेश्चन जो है ये होना चाहिए था कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी आपका सही हो जाता है, और इसमें ऑप्शंस भी 1 से ज़्यादा दिए गए हैं, जबकि ए आपका गलत है। तो यहाँ पे जो है मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मिति है, तो ये बिल्कुल सही है कि मानचित्र में आपके सोशल जो चीज़ें हैं वो भी दर्शा सकते हैं, और आपकी जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं वो भी दर्शाई जा सकती हैं। सोशियो पॉलिटिकल मैप कहते हैं इसको हम, तो ये भी आपका सही है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे आपका हो जाता है केवल 1, जबकि यहाँ पे आपके बी, सी और डी जो हैं ये सही हैं। तो इसके ऑप्शंस जो क्वेश्चन के गलत दिए हुए हैं, मैं खुद भी एक बार इनको कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि थ्योरी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको देख लेना है
कि क्या करना है, क्योंकि इनके नंबर सभी को मिल जाते हैं अक्सर करके। लेकिन अगर आपको इसमें से कोई एक लगाना हो तो आप जो है केवल डी को लगा दीजिए, क्योंकि इसके सोशियो पॉलिटिकल जो माप है या इसकी जो सोशियो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें ये सभी आयाम जो है संबंधित हो जाते हैं। क्योंकि चिरकाल से, जब से हमने मानचित्र बनाया है, तब से उत्तर को यहाँ ही नहीं दर्शाया गया है। जो प्राथमिक मानचित्र बने थे, इसके बारे में आप हिस्ट्री की जो 7th की हिस्ट्री है उसके फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ेंगे, तो वहाँ पे उत्तर को जो है इधर दर्शाया जाता था पहले, जो प्राचीन मानचित्र हमारे बने हैं। तो ये आपका गलत हो जाता है उस हिसाब से। लेकिन अगर हम इसको आज के सिनेरियो में देखें तो ये सही है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको केवल एक ऑप्शन सही करना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 4, और इसकी थ्योरी जो है थोड़ी सी बड़ी है, तो इसकी थ्योरी को भी हम 2 पार्ट में करेंगे, और फिर थर्ड पार्ट में हम लोग इसके जो हैं PYQs को डिस्कस कर लेंगे। और इसके बाद हमारे 1 से 2 चैप्टर क्लास 6 में रह जाएंगे। इसी तरह से हम लोग 6 to 8 की कंप्लीट NCERT और कंप्लीट प्रीवियस ईयर को डिस्कस कर लेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसका PDF जैसे ही क्लास 6 की ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट होती है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल वानी कॉन्सेप्ट क्लासेस पे देखने को मिल जाएगा। तो आप पढ़ते रहिए, और आपका एग्जाम डेट डिसाइड हो गया है तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।